राम राम भाई लोग, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस नए टॉपिक का नाम आता है बीकानेर साम्राज्य। बीकानेर साम्राज्य। तो इस बीकानेर साम्राज्य के बारे में हमारी चर्चा, इस चर्चा से पहले देखो बीकानेर को हम शुरुआत करेंगे तो बीकानेर के साथ में हमको एक शुरुआत करनी पड़ेगी और वो कौन सी? मारवाड़ से। मारवाड़ से क्यों गुरुजी? तो कि बीकानेर के मानव का राठौड़ आया की उत्पत्ति कटू कोई मारवाड़। इसका मतलब है इस मारवाड़ में किनका शासन था? राठौड़ का। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या ये राठौड़ राजस्थान मूल के थे? तो याद रखना नहीं, इन राठौड़ों की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से, रट्टड़ से, एक शब्द आता है रट्टड़, उनसे मानी जाती है। तो ये राजस्थान मूल के नहीं थे, तो राजस्थान में आए कहां से थे? तो याद रखना, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम आता है कन्नौज। गुरुजी वो कन्नौज कट्टा है, तो वो कन्नौज है अपने यूपी उत्तर प्रदेश। ये कन्नौज का माना साम्राज्य किया था गढ़वालों ने, और यहां पर एक शासक था जिसका नाम था विजयपाल गढ़वाल। और इस विजयपाल का विवाह हुआ था दिल्ली की तोमरू की रानी हुआ करती थी जिसका नाम आता है सुंदरी से। और इन्हीं सुंदरी और विजयपाल का एक छोरा जन्मा था और उस छोरे का नाम आता है जयचंद गढ़वाल। और ये जयचंद था, ये कहा जाता है 1194 का चंदावर का युद्ध लड़ा गया था जो गोरी और जयचंद के बीच में था। इस युद्ध में कहा जाता है जयचंद क्या हो गया था? पराजित हो गया था और कन्नौज से कहा जाता है गढ़वालों का साम्राज्य चला गया था। इसके बाद में इस जयचंद का पुत्र यानी खेता का पुत्र, खेता राठौड़ का पुत्र था राव सिंह, और इस राव सिंह की पत्नी हुआ करती थी पार्वती देवी। ये दोनों एक बार राजस्थान में पुष्कर झील के स्नान के लिए आए थे और यहीं पर कहा जाता है आगे बढ़ते हुए पाली के अंदर गए थे, और पाली के अंदर जाटों की सहायता से इस राव सिंह ने कहा जाता है राजस्थान में एक सत्ता की स्थापना की थी। और वो सत्ता कौन सी आती है? राठौड़ों की सत्ता। तो याद रखना ये राठौड़ है, ये राठौड़ राजस्थान मूल के नहीं है। अब हमारी चर्चा किस मारवाड़ से बीकानेर में कैसे है? तो याद रखना इस मारवाड़ का राजा था राव जोधा। ये राव जोधा है, ये मान शासक है आपके मारवाड़ का। इसी के द्वारा कहा जाता है जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी 1469 में, यानी 1459 के अंदर जोधपुर नगर बसा था और 1559 में राजस्थान के अंदर किस नगर की स्थापना होती? तो याद रखना वो नगर आता है उदयपुर, और ये कौन सा आता है? जोधपुर। इसी राव जोधा है, इसकी पत्नी हुआ करती थी नौरंग देव, पत्नी नौरंग देव। अब देख, वैसे तो राव जोधा के कुल 6 पत्नियां थी, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। और पुत्र पूछे तो इसके कुल पुत्रों की संख्या कितनी आती है? 17 आती है। लेकिन इस राव जोधा और नौरंग देव के कहा जाता है 5 छोरा, 5 पांडु। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। गुरुजी पटानी बीकानेर मारवाड़ क्यों पढ़ो? तो की उत्पत्ति अटों की ओड़ी है। था का बड़ू आवे ग्रह जब वो थागड़ा परिवार के बारे में बता दे, दादाजी थागड़ा यार बापू यार थे ए जोगोड़ा जलमगा नहीं, वो पूरा इतिहास बताता है। तो हमको बीकानेर के राजाओं की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। तो इस नौरंग देव के 5 संतानें थी। इस राव जोधा का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नींबा राठौड़। इस नींबा से छोटा था जिसका नाम था बीका, राव बीका राठौड़। इस बीका से छोटा था जिसका नाम था राव दूधा राठौड़, और इस दूधा से छोटा था जिसका नाम था सूजा। देखो 2 अक्षरों के नाम ये नींबा बीका दूधा सूजा।
लेकिन एक बंदे का नाम थोड़ा सा बड़ा आ गया तो बंदा महान हो गया और उसका नाम आता है सातलदेव। अब देखो हुआ क्या, सभी को पता है राजा की मृत्यु के बाद में उसका बड़ा पुत्र क्या मरता है, उत्तराधिकारी मरता है। तो यहां पर सबसे बड़ा राव जोधा का पुत्र कौन सा है, निम्बा। लेकिन क्या करे, इका कर्म का अगला को खोजो, ये नहीं कर्म का पालमा बेटोड़ा। और इस निम्बा की कहा जाता है इस जोधा के शासन काल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन सा रहा है, राव बिका रहा है। तो अब यदि जोधा मरता है तो यहां पर शासन का उत्तराधिकारी कौन होगा, बिका होगा। लेकिन बापू हो चाहे माँ हो, सबसे बड़ा प्रेम लाडलो जगान क्या करे, तो वो लाडलो कुछ क्या करे, छोड़ दो। ये पांचवा पुत्र बताया जाता है बिका, लेकिन सबसे छोटा पुत्र कौन सा है, सातलदेव। राव जोधा का जीव भी सातल पर है और नूरंगदेव का भी जीव किसके ऊपर, सातल पर। मान लो छोरो सेठ हो जावे, जी हाँ बापू जी के आर्मी और सर्टिफिकेट में नोट रहे हो ना रिलेशन वाले, तो बापू जी देखे छोट के चोरों पे लाग जा ठीक रहे, तो आई चीज है। तो हम विवाह क्या कि इस राव जोधा ने इस बिका को नागौर भेज दिया, ये नहीं नागौर की क्या दे दी, जागीरदार। लेकिन राव बिका हुआ करता था, ये बाल्यकाल से कहा जाता है शूरवीर हुआ करता था, युद्ध कला घुड़सवारी तलवारबाजी सभी में क्या था, निपुण हुआ करता था। और ये सारा दृश्य राव जोधा के भाई और कहा जाता है इसका मामा भी देख रहा था कि इस छोरे के अंदर पूर्ण योग्यताएं हैं। लेकिन बापू अपनी जगह किसको सेट करना चाहता है, सातलदेव को। एक दिन की बात होती है कि राव बिका है, ये कहा जाता है राव जोधा के आता है किसमें, दरबार में आते ही कहा जाता है कि इस बिका ने अपने काका का नाम आता है काका कांदल। कहीं कहीं पर इतिहासकारों में इस बिका का भाई बताया गया कांदल को, लेकिन ये काका हुआ करता था, ये नहीं चाचा। ये आकर कानाफूसी करता है इस कांदल के, और ये दृश्य कौन देख लेता है, राव जोधा। और राव जोधा ने उसी समय एक वचन कह दिया कि आज काका और भतीजा मिलकर कोई नई राजधानी की स्थापना की प्लानिंग बना रहे होंगे। तो उसी समय भाई साहब कहा जाता है इस राव बिका का मामा बोलता है कि आप इनको एक मौका तो दो। तब कहा जाता है राव जोधा ने कहा मौका जरूर दूंगा, लेकिन इसके बदले राव बिका को मुझे 2 वचन देने होंगे। एक ही कटाई रामायण देखी, रामायण का माना भी 2 ही वचन मांगा। भगवान राम के पिता दशरथ से केकई ने, तो यहां पर इन्होंने बिका ने भाई साहब पितृ भक्ति के लिए कहा पिताजी आप जो मांगोगे वो मैं जरूर दूंगा। तो राव जोधा ने उचित मौका देखा और उचित मौका देकर भाई साहब इस बंदे से नागौर की जागीरदारी और इस मारवाड़ का राज्य अपने छोटे पुत्र किसके लिए मांग दिया, सातलदेव के लिए। याद रखना ये वचन किसने मांगे थे, जोधा ने। और बिका ने कहा जाता है अपने दोनों वचन दे दिए अपने पिता को, लेकिन पिता को एक चीज की कि बापूजी मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, लेकिन एक वचन मैं आपसे ही लेता हूं, मैं इस मारवाड़ की गद्दी का त्याग कर दूंगा, इसके बदले मुझे चुकदा चीजों की आवश्यकता है। राव जोधा ने भी सोचा कि चुकदा चीजें तो मांग रहा है, तो इन्होंने भी हाँ भर दी। ये चुकदा चीजें क्या थी, तो याद रखना यहाँ पर राव बिका जोधा से मांगता है मारवाड़ का तख्त, मारवाड़ का कहा जाता है राज चिन्ह, राठौड़ों का राज चिन्ह। इसके बाद में अपनी कुलदेवी की मूर्ति मांगता है, और इन राठौड़ राजवंशों की कुलदेवी आती है नागनेची माता। इसके बाद में तलवार मांगी थी, छत्र मांगा था, बाला मांगा था। इस प्रकार चुगदा वस्तुओं की मांग की थी किसके द्वारा, बिका के द्वारा। और ये वचन राव जोधा ने दे दिया कि आप ये चुगदा वस्तुएं ले सकते हो। लेकिन बिका ने कहा देखो बापूजी नहीं न्यारो करी होते, न मेरे पास में मकान है, न मेरे पास में साम्राज्य,
तो मैं इन 14 चीजों को रखूंगा कहां पर? जब तक आप जीवित हो। ये चीजें आप रखो। जिस दिन आपको स्वर्ग की प्राप्ति यानी 100 साल के हो जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, उस दिन आकर मैं मारवाड़ से ये 14 चीजें मांग लूंगा। उसी दिन से कहा जाता है अपने 5 काकाओं की सहायता से, 5 मारवाड़ के सरदारों की सहायता से राव बीका निकल जाता है। कहां से? मारवाड़ से। और मारवाड़ से निकलकर कहा जाता है एक प्रदेश में प्रवेश करता है और उस प्रदेश का नाम आता है जांगलू प्रदेश। हम देखते हैं जांगलू प्रदेश के बारे में चर्चा। देखो हमारा लक्ष्य है वो है आपको पूर्ण जानकारी देना। ये नहीं शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट में क्या भाई मैं बार 5 चीज बता देता कि राव बीका और बीकानेर स्थापना कर दी बीकानेर की। नहीं, यदि कोई भी चीज आप पढ़ो, तैयारी भी करो तो भाई साहब ऐसी करो कि भाई साहब पूर्ण लगन से, या तो करो मत, यानी दिन कमाने 1 घंटों किताब ले ली, कोई मतलब नहीं है। या तो पढ़ो तो भाई साहब दिन रात ये कर दो, या पढ़ो ही मत, बस यही है। उसी प्रकार तैयारी करो ना तो हर एक टॉपिक की जानकारी होना चाहिए। तो हमारी चर्चा बीकानेर में। तो अब देखते हैं ये आपका बीकानेर साम्राज्य। तो इस बीकानेर का नाम शुरुआत में बीकानेर था, तो याद रखना नहीं। इस प्रदेश को कहा जाता था जांगलू प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम कौन सा था? जांगलू प्रदेश। इसके बाद में इसको और किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखना जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। इसीलिए यहां के शासक वे इनको जांगल दर बादशाह कहा जाता था। यानी शासकों को क्या कहा जाता था? जांगल दर बादशाह। जांगल दर बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? तो याद रखना राव बीका ने। राव बीका की पहली उपाधि कौन सी थी? जांगल दर बादशाह। लेकिन आपका क्वेश्चन यहां पर गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन यह आता है कि मुगलों के किस महाराजा ने जांगल दर बादशाह की उपाधि किसी बीकानेर के शासक को दी थी? तो याद रखना वो शासक आता है तो उसका नाम आता है कौन सा? महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह को जांगल दर बादशाह की उपाधि दी थी। वो किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अब इसके बाद में कहा जाता है कि ये जांगलू प्रदेश था। हम पूरा प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आसपास के साम्राज्य भी। तो यहां पर आपका आता था मारवाड़। ये क्षेत्र मारवाड़। अब इसके बाद में यहां पर ऊपर और ऊपर ये वाला क्षेत्र हुआ करता था। ये नहीं ऊपर का इधर का इधर ये क्षेत्र है। आप वर्तमान में भी देखो तो कौन सा आता है? पाकिस्तान में। तो यहां पर था मध्य देश। मध्य देश। रामायण पढ़ते होंगे, सॉरी रामायण देखते होंगे तो उसमें ये सारे शब्द बोले जाते हैं। इसके बाद में इधर का देश तो ये कहलाता था कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश। ये दोनों जांगल या जांगल प्रदेश के इधर की साइड में थे तो उत्तर की साइड में थे। यहां पर जहां पर वर्तमान के अंदर आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था योध्य देश। योध्य प्रदेश। इसके बाद में आपका चूरू, सांबर और नागौर वाला क्षेत्र है तो ये कहलाता था आपका सपादलक्ष। सपादलक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। यही सपादलक्ष क्षेत्र है जहां पर 551 में वासुदेव के द्वारा चौहान साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। ये नहीं 551 में वासुदेव द्वारा आपका आया था चौहान साम्राज्य। और चौहान कौन सा? शाकंभरी चौहान शाका। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र था तो यह कहलाता था अई छत्रपुर। और इसी अई छत्रपुर को वर्तमान में हम कौन सा कहते हैं? नागौर कहते हैं।
इस नागौर के अंदर कहा जाता है दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माता कौन सा था? तो इस दुर्ग का निर्माता हुआ था आपके पृथ्वीराज थर्ड का प्रधानमंत्री, सामंत या सेनापति कह सकते हो, केमास के द्वारा, केमास द्वारा नागौर दुर्ग की स्थापना की थी। किंवदंती चलती है कि यहां पर केमास एक बार आया था। उस समय भेड़िया से एक भेड़ की लड़ाई हो रही थी और इस भेड़ ने कहा जाता है भेड़िया को पराजित कर दिया था। यही देख कर कहा जाता है इसने यहां पर नागौर दुर्ग का क्या किया था? निर्माण करवाया था। तो इधर की साइड में तो यहां पर आपका क्षेत्र आता था, हुआ था जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर में किनका साम्राज्य था? बाटियों का साम्राज्य। राजस्थान के अंदर बाटी साम्राज्य, ये सूर्यवंशी नहीं है, कौन सा है? चंद्रवंशी है। जबकि राठौड़ या बाकी के करौली और जैसलमेर को छोड़ दे तो बाकी के जितने भी राजस्थान में राजवंश हुए सारे सूर्यवंशी है। तो यहां पर बाटी हुआ करते थे। ये क्षेत्र तो ये कौन सा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सा? मुल्तान और सिंध वाला क्षेत्र। तो ये स्थिति थी उस समय जांगल प्रदेश की। तो उस समय इतिहासकारों या पौराणिक ग्रंथों में इस बीकानेर के प्राचीन नाम क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो देखो, जांगल प्रदेश है और इस जांगल प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा जौ की बाटें बना कर खाते थे। जौ की बाटें मतलब जौ और गेहूं का मिश्रण होता है, वो कहलाता है गोजू। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता था जोया वाटी, जोया वाटी। याद रखना, बीकानेर का प्राचीन नाम कौन सा है? जोया वाटी। ये जो है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक दिन एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि आखा किसे कहते हैं? आखा। क्वेश्चन तो इतना सा कि छोटा सा आगे था, हम लोगों को पता ही नहीं है आखा होते क्या है या आखा किसके बने होते हैं। तो जगह के बाजरों को तो उन्होंने ऑप्शन में बाजरा था, बाजरा के लेकर के आगे, गेहूं ज्यादा थे तो गेहूं करके आगे, ज्वार ज्यादा थी ज्वार करके आगे। तो याद रखना, आका हमेशा झोंके होते हैं। रामदेव जी के मेले के अंदर कहा जाता है जो ये बिखेरे जाते हैं 11 के दिन, तो वो भी कौन से होते हैं? जौ के होते हैं। तो आका हमेशा जो देश, तो ये इसका प्राचीन नाम आता है जोया वाटी। इसके बाद में कहा जाता है पौराणिक ग्रंथों के अंदर इसी आपके जांगलू प्रदेश को मध्य प्रदेश भी कहा गया है। मध्य जांगलू, मध्य जांगलू। इसके बाद में इसको कुरु जांगलू भी नाम प्राप्त होता है, कुरु जांगलू। इसके बाद में विक्रम खंड, यानी बीकानेर का प्राचीन नाम विक्रम खंड भी प्राप्त होता है। इसके बाद में योद्धे जांगलू भी इसका नाम प्राप्त होता है, योद्धे जांगलू। तो याद रखना, आपका बीकानेर है, इस बीकानेर का प्राचीन नाम जांगलू प्रदेश। इसे जांगल देश कहा जाता था, इसे जोयावाटी कहा जाता था, इसे मध्य जांगलू कहा जाता था, इसे कुरु जांगलू कहा जाता था, इसे विक्रमखंड कहा जाता था और इसे योद्धे जांगलू कहा जाता था। ये आपके बीकानेर के कौन से नाम आते हैं? प्राचीन। तो अब हमारी चर्चा चल रही थी कि इस जांगलू प्रदेश पर उस समय साम्राज्य किसका था? क्यों? ये मारवाड़ के दिन थोड़ी के। तो उस समय यहां पर साम्राज्य था बाटियों का, यानी आपका जांगलू प्रदेश है ये बाटियों के अधीन आया करता था। अब यहां पर कहा जाता है राव बिक्का है, ये राव बिक्का 5 सरदारों की सहायता से, इन 5 सरदारों में इनका साथ दे रहा है काका कामदा, काका बिंदा। ये 2 महान सहयोगी हुआ करते थे राव बिक्का के। तो ये 5 व्यक्ति कहा जाता है राव बिक्का की सहायता से यहाँ रवाना होते हैं और रवाना होकर कहा जाता है ये जांगल प्रदेश में इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ये क्षेत्र है, यहाँ पर कहा जाता है उस समय एक स्थान पड़ता था, इस स्थान का नाम हुआ करता था आपकी नेड़ी, नेहेड़ी। अब आपके जहन में आता होगा ये नेड़ी क्या है, व्हाट इज दिस नेड़ी? तो आ नेड़ी व्याकरण जी
प्राचीन समय के अंदर जी, इस समय ये बिलोना करने वाली मशीनें नहीं हुआ करती थी ना, उस समय जो बिलोना किया जाता था तो वो खूंटा रोपा जाता था, उस खूंटे को नेड़ी कहा जाता था। हम किसी के जहन में आता है गुरु जी इनका कोई सवाल पूछे कि, तो देखो मौत और सवाल कठिनों का कोई का बाप ने कौन पड़ा आज तक इन की पड़ती जर गेला कि बे पटा देता बच्चा आपने जरूरत ही को नहीं। तो देखो आ नेड़ी अब ठीक बार हाँ गना जना होशियार भी है कमाना बार पूछी के गुरु जी नेड़ी है थाना तैयार करते बता दो। इस नेड़ी के एक ऊपर यहां पर कहा जाता है एक लकड़ी का पात्र लगता है और यहां पर एक लोहा का पात्र लगता है और यहां पर झेलना लगता है। नहीं थाना तो यावतर बताओ लकड़ी वाला पात्र ना कहीं के जो का मैंने प्रसार भी लोगों कर करे वह लास्ट का मायने में देख लो जो ये लोहा का पात्र होता है ये सीकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकड़ा। क्यों सुना जाए? सीकड़ा क्या है? एक जाति है, एक धर्म है, एक रीति रिवाज है, या एक नृत्य है, या कोई आपका बिलोना करने का यंत्र है। तो याद रखना बिलोना का। अब ये लकड़ी वाला आप है बताना, लास्ट में मैं बताऊंगा। अब इसके बाद में कहा जाता है इस नेड़ी नामक स्थान के ऊपर एक देवी रहा करती थी जिसका नाम आता है कौन सी माता? करणी माता। अब यहां पर कहा जाता है राव बिक्का इस नेड़ी नामक स्थान के ऊपर जाता है और किससे जाकर वायसा मिलता है? करणी माता से। याद रखना इस नेड़ी नामक स्थान पर एक खेजड़ी है जहां पर बैठ कर कहा जाता है करणी माता है वो बिलोना किया करती थी। इस स्थान की आज भी कहा जाता है लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इसका मतलब करणी माता गये भी रखती थी। तो हाँ याद रखना करणी माता गये भी रखती थी और करणी माता की गयों को चराने वाला आदमी था जिसका नाम था कौन सा? दशरथ मेघवाल। आपकी अनुसूचित जाति का एकमात्र लोक देवता है तो उसका नाम कौन सा है? दशरथ मेघवाल कहा जाता है। इसने करणी माता की गैयों की रक्षा के लिए पतेड़ा या भील से युद्ध किया था और उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब करणी माता ने कहा जाता है देशमुख के अंदर अपने मंदिर के उत्तरी दिशा के अंदर दशरथ मेघवाल का क्या बनवाया था? मंदिर बनाया था। तो इस नेड़ी नामक स्थान पर जाकर राव बिक्का मिलता है और इसी बिक्का को कहा जाता है करणी माता क्या देती है? आशीर्वाद देती है। याद रखना राव बिक्का ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना किसके आशीर्वाद से की थी? तो वो की थी आपके किसके आशीर्वाद से? मां करणी के आशीर्वाद से। इसीलिए कहा जाता है बीकानेर के जो राठौड़ है इनकी प्रमुख आराध्य देवी है तो वो कौन सी माता है? करणी माता। कहीं कहीं पर करणी माता को कहा जाता है इन बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी की भी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर करणी माता ने क्या आशीर्वाद दिया था बीकानेर इस स्थापना के लिए राव बिक्का को? तो इसके बारे में हमारी चर्चा। तो पहले बीकानेर साम्राज्य ये नहीं ये वाला क्षेत्र बीकानेर वाला जामुन देश ये वाला क्षेत्र आपका जैसलमेर। जैसलमेर मतलब घाटी। ये स्थान नेड़ी। अब यहां पर कहा जाता है कौन सी माता है? करणी माता। करणी माता ने आशीर्वाद दे दिया राव बिक्का को कि राव बिक्का तू नई राठौड़ सत्ता की क्या कर दे? स्थापना। अब यहां पर इस बिक्का ने इसी समय पूछा कि मां मैं यदि इस आपके आशीर्वाद से बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कर दी तो मेरी राजधानी क्या होगी? तब माता ने कहा जाता है अपने पास में एक मूर्ति पड़ी थी और ये मूर्ति किसकी थी? बेरूजी की मूर्ति। कोई कोई इतिहासकार लिखते हैं कि ये मूर्ति राव जोधा ने दी थी, नहीं दी थी। ये मूर्ति किसने दी थी? करणी माता ने। इस करणी माता ने बिक्का को कहा जहां पर ये मूर्ति रुक जाए उसी स्थान को अपनी क्या बना लेना? राजधानी बना लेना। फिर बिक्का ने कहा कि माता मेरे पास में सेना नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र है वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं? जाट जाति के। याद रखना मारवाड़, मेवाड़,
बीकानेर, आपका नागौर, आपका अजमेर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जाति रहती थी। तो वो कौन सी रहती थी? जाट जाति। मैंने पहले बताया था मारवाड़ की राठौड़ों की स्थापना में जाटों का अहम योगदान था। तो उसी समय कहा जाता है यहाँ पर एक आदमी जाट है, हर धंधा कर लेते हैं, कोई सा भी धंधा नहीं छोड़ता है। तो उस समय रेवड़ चला रहा था, एक चौधरी हुआ करता था, सबसे बड़ा जाटों का नेता हुआ करता था, जिसका नाम था नारा जाट। और ये जाट था, इसकी गोत्र थी कौन सी? गोदारा जाट। ये जाटों की 5 प्रमुख गोत्र मानी जाती है। इन 5 प्रमुख गोत्रों के अंदर सबसे सियाणी गोत्र मानी जाती है, तो वो कौन सी मानी जाती है? गोदारा। तो ये इधर से है, तो कहा जाता है करणी माता ने कहा इसी बंदे की सहायता से तू साम्राज्य का क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। इसी समय कहा जाता है इनको बुलाया गया। तो इस नारा जाट ने को कहा कि आप राव भिका का सहयोग दो। तो इसने कहा माँ आपका आदेश रूपरी है, हम आप इनका सहयोग तो कर देंगे, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा? तब करणी माता ने कहा ये मेरा वचन है कि इस बीकानेर के अंदर कोई सा भी आपका शासक बनेगा तो उस शासक का राज तिलक है, वो राज तिलक हमेशा कौन करेगा? तो याद रखना गोदारा जाति का जाट। तो ये प्रथा उसी समय से चली थी। याद रखना उस समय के अंदर जहां पर राजा महाराजा हुआ करते थे बीकानेर के अंदर, तो सभी राजा महाराजाओं का राज तिलक हमेशा किन जाटों के द्वारा किया गया था? गोदारा जाटों के द्वारा। इसके बाद में कहा जाता है इस नारा जाट की सहायता से राव भिका है, इस राव भिका ने इन भाटियों को इस जांगल प्रदेश से क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में 1465 के अंदर इसी जांगलू प्रदेश में नई राठौड़ सत्ता की क्या कर दी? स्थापना। तो याद रखना बीकानेर में राठौड़ सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1465 के अंदर। अब इसके बाद में रहा आपकी राठौड़ों की सत्ता की। तो राजस्थान के अंदर राठौड़ों की कुल कितनी सत्ता थी? तो देखो इसमें कितने अक्षर आते हैं? 3। तो राजस्थान में राठौड़ों की 3 सत्ता थी, लेकिन इनका साम्राज्य कितनी जगह से चला था? तो याद रखना 4। देखो 3 सत्ता कौन सी? तो सबसे पहले राठौड़ों की सत्ता कहां पर आई थी? मारवाड़ में। मूल सत्ता जहां से राठौड़ों की उत्पत्ति। इस मारवाड़ के बाद में दूसरी सत्ता 1465 में कहां पर? बीकानेर में। मारवाड़ में स्थापना किसने की थी? राव सिया ने की थी। बीकानेर के राठौड़ों की स्थापना राव भिका ने की थी। इसके बाद में तीसरी सत्ता आई थी, तो वो आई थी आपकी कौन सी? मेड़ता। मेड़ता के अंदर राठौड़ सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना राव दूता के द्वारा की गई थी। और राव बीरमदेव के समय इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये है राठौड़ी, लेकिन ये राठौड़ कौन सा कहलाते हैं? मेड़तिया राठौड़ कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ये मेड़ता का वो क्षेत्र है जहां पर आपके 4 भुजा नाथ जी का मंदिर बना है, यानी आपकी कौन सी माता का मंदिर? मीराबाई का मंदिर। मीरा नगरी मेड़ता, और यही से मेड़तनी जी कहलाई थी मीराबाई थी। इसी 4 भुजा नाथ जी के मंदिर के अंदर 4 मूर्तियां लगी हुई। गुरु जी 4 मूर्तियां उनके, तो देखो पहली मूर्ति है भगवान कृष्ण की, दूसरी मूर्ति है मीराबाई की, तीसरी मूर्ति है मीराबाई के गुरु संत रैदास की, और चौथी मूर्ति उनकी है जिन्होंने मीराबाई को आपका राजस्थान छोड़ने का आदेश दिया था। तो वो आते हैं आपके रामचरितमानस के रचयिता, जिनको हम कहते हैं तुलसीदास। तो यहां पर 4 मूर्तियां लगी हुई है मेड़ता वाले। इस मंदिर की खासियत याद रख लेना, यहां पर जो पुजारा होता है
वो हमेशा किस संप्रदाय का होता है? रेदासी संप्रदाय का व्यक्ति, क्योंकि संत रेदासी आपके किस जाति के थे? चमार जाति के हुआ करते थे। इन्होंने रेदासी समुदाय की क्या थी? स्थापना। तो अब ये 3 सत्ता राठौड़ों की, चौथी सत्ता कौन सी थी? तो ये चौथी सत्ता थी आपकी किशनगढ़ वाली। सॉरी, मैंने आपको तीसरी सत्ता के अंदर इसके बारे में वर्णन कर दिया। ये तीसरी सत्ता है, वो तीसरी सत्ता किशनगढ़ की सत्ता है। सॉरी, याद रख लेना इसको थोड़ा। ये किशनगढ़ की सत्ता की स्थापना की थी महाराजा किशन सिंह ने। ये किशन सिंह किसके पुत्र थे? तो याद रखना, महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र थे। ये 3 सत्ता थी, पहली मारवाड़, दूसरी बीकानेर, तीसरी किशनगढ़, और चौथी सत्ता आई थी। तो वो चौथी सत्ता कौन सी कहलाएगी? आपकी मेड़ता, जो बाद के अंदर कहा जाता है समाप्त हो गई थी। ये 3 सत्ता रही थी आपके मुगलों के समय। तो इसके बाद में राव बीका के हाथ में वही मूर्ति है, कौन सी? तो वो आपके बेरुजी वाली। तो ये मूर्ति कहा जाता है ले जाते इस बीकानेर के अंदर यहां पर कहा जाता है एक क्षेत्र आता है, और उस क्षेत्र का नाम आता है कोडम देश। कोडम देशर। ये कोडम देशर में जाते ही कहा जाता है बेरुजी की मूर्ति अपने आप रुक गई थी। इसी कारण कहा जाता है राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। तो प्रथम राजधानी किसको बनाया था? कोडम देशर को बनाया था। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस कोडम देशर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, एक शासक हुआ था रणमल राठौर, और इसी रणमल की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था कोडमदे। और ये कोडमदे राव बीका के क्या लगती थी? तो याद रखना, राव बीका की दादी, राव जोधा की मां। इसी कोडमदे के द्वारा कोडमदेशर की स्थापना करके यहां पर एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था, जिसका नाम आता है कोडमदेशर बावड़ी। कोडमदेशर बावड़ी। इस कोडमदेशर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? कोडमदे ने करवाया था। और यहीं पर कहा जाता है कोडमदेशर में राव बीका बनवाता है प्रथम मंदिर। और ये प्रथम मंदिर किसका बना था? तो याद रखना, बेरुजी का बना था। अब रावजोधा, रावजोधा ने 1465 में राठौड़ों की दूसरी सत्ता की स्थापना कर दी। अभी इसके पास में पैसे हैं क्या? नहीं है। इसके पास में गढ़ है क्या? नहीं है। तो अब राजधानी बना दिया, गढ़ ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, अजीब बार था दाम को नहीं। तो 4 व्हीलर ला सकोगी? नहीं, पेंथर काम काटो। तो यही चीज इसमें हो गई, किसमें? राव बीका ने। राव बीका ने साम्राज्य की स्थापना कर दी, और बैठने के लिए सिंहासन नहीं है, सिंहासन के लिए पैसे लगते हैं। तो ओ भाई साहब अपना कार्तिक की ओर के छोको एक माचो बढ़ दे। तो याद रखना, माची को हम क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए बीका की घाट कहां पर है? तो बीका की घाट वर्तमान में कहां पर है? कोडमदेशर में। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। अब इसके बाद में कहा जाता है कि यहां पर बाटी है, ये बाटी बार बार आक्रमण शुरू कर देती है। किसके ऊपर? जांगलू प्रदेश पर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कभी इनका क्षेत्र रहा करता था। अब क्या करें? तो यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना हो गई, लेकिन साम्राज्य सुरक्षित नहीं है राव बीका का। तो राव बीका वापिस आता है नेड़ी नामक स्थान पर, और नेड़ी नामक स्थान पर एक देवी है जिसका नाम आता है कौन सी माता? करणी माता। करणी माता के पास में आकर कहा, माता आपके आशीर्वाद से मैंने साम्राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन मेरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। साम्राज्य सुरक्षित नहीं होने का कारण बार बार बाटी आक्रमण कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में यहां पर जो युद्ध हो रहा था, ये क्षेत्र कहलाता था देनुराई। तलाई। देख,
राजस्थान में तलाइयां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देनुराई तलाई कहां पर है वर्तमान में, तो याद रखना बीकानेर में। राजस्थान में दूध तलाई कहां पर है, राजस्थान के अंदर दूध तलाई, दूध तलाई, तो दूध तलाई उदयपुर में। राजस्थान के अंदर रक्त तलाई कहां पर है, तो राजस्थान में रक्त तलाई आपके राजसमंद के अंदर है। हल्दी घाटी के मैदान को रक्त तलाई कहते हैं। तो ये कौन सी तलाई है, देनुराई तलाई है। ये किन किन के बीच में, तो बीकानेर और जैसलमेर के बीच में, तो इनके बीच में सर्वाधिक संघर्ष हो रहे हैं, तो इसी देनुराई तलाई में। तो राव बीका करणी माता के पास में आता है, करणी माता को चीज कहता है। तब करणी माता यहां से यात्रा शुरू करती है। यात्रा में 2 दिन और 2 रात का समय लगा और करणी माता आपकी नेड़ी नामक स्थान छोड़ देती है और कहां पर आ जाती है, देनुराई तलाई में। यात्रा की थी 2 दिन की, तो याद रखना यहां पर एक गांव पड़ता है दियात्रा गांव। ये दियात्रा गांव कहां पर है, तो ये दियात्रा गांव है देनुराई तलाई में। यहां पर आकर कहा जाता है माता अपनी समाधि लगाती है। इसके बाद में कहा जाता है कि माता ने इस जैसलमेर के भाटी का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था आपका राव शेखा भाटी, राव शेखा भाटी। इस राव शेखा भाटी को कार्य आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप मेरे आदेश का पालन करो। तो राव शेखा भाटी ने कहा माँ आपका आदेश सर्वोपरि है, आप आदेश दो। तो इसने कहा ऐसा कर, तुम्हारे पुत्री है जिसका नाम है रंग कंवर, और इस रंग कंवर का विवाह तू किसके साथ में कर दे, बीका के साथ में। तू ऐसा मान लेना कि यह साम्राज्य अपनी पुत्री को दे दिया था। तो करणी माता के कहने पर राव शेखा भाटी ने अपनी पुत्री रंग कंवर का विवाह किसके साथ में किया था, राव बीका के साथ में। ये विवाह कहा जाता है आपकी करणी माता की देख रेख में क्या हुआ था, संपन्न। इसके बाद में कहा जाता है जब तक करणी माता रही थी, भाटियों के और राठौड़ों के बीच में कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। माता 151 वर्ष जीवित रहने के बाद में इसी दियात्रा गांव में क्या ली थी, समाधि ली थी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करणी माता की समाधि कहां पर बनी है, तो करणी माता की समाधि है देनुराई तलाई के अंदर दियात्रा गांव के अंदर। माता कितने वर्षों तक जीवित रही थी, 151 वर्षों तक जीवित रही थी। अब इसके बाद में साम्राज्य सुरक्षित हो गया राव बीका का। अब बीका है ये भाई साहब कहा जाता है 23 वर्ष तक समय लगा इसने इस जांगलू प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने में, साम्राज्य विस्तार करने के बाद में। और कहा जाता है इसी राव बीका ने अपने साम्राज्य की स्थापना के 23 वर्ष बाद यानी 1488 को एक नए नगर की स्थापना की थी आपकी राती घाटी नामक स्थान पर, जिसका नाम आता है बीकानेर। राती घाटी याद रखना, बीकानेर की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो बीकानेर की स्थापना हुई थी राती घाटी नामक स्थान पर। कब हुई थी, 1488 में। आपका बीकानेर साम्राज्य की स्थापना जाटों के सहयोग से हुई थी, इसीलिए इस बीकानेर का नाम है वो भाई साहब राव बीका प्लस जाट नेता नरा के नाम पर क्या पड़ा था, बीकानेर पड़ा था। इस बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना आपकी अक्षय तृतीया के दिन। ये अक्षय तृतीया कब आती है, तो याद रखना बैसाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन कहा जाता है अबूझ साव आता है, बिन बूझे भाई साहब विवाह किए जाते हैं। इसी अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, जिसका विवाह का कहीं पर भी योग नहीं होता है, उसका विवाह कब होता है, अक्षय तृतीया के दिन। सारे छोरे उड़ीगते उड़ीगते रह गए। अब की बार भाई साहब एक भी टेंट नहीं तना किस दिन,
अक्षय तृतीया के दिन। तो ये अबूझ सवा क्यों होता है, कारण क्या है, तो इस दिन कहा जाता है सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है सतयुग और त्रेता की शुरुआत कब हुई थी, तो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। इस दिन कहा जाता है 7 प्रकार के अन्न की पूजा होती है। अब देखो आपके दिमाग में ये भी आता है गुरु जी इस दिन तो सिर्फ काजू कतले की पूजा है, बेस मैं जीव रहे था काजू कतले का साथ में इस दिन कहा जाता है किसान वर्ग के लोग हड़ोत्या मनाते हैं। गुरुजी ये हड़ोत्या क्या होता है, हड़ोत्या का अर्थ होता है सुगुन मनाना। कहा जाता है इस अक्षय तृतीया के बाद में यदि बरसात हो जाती है तो किसान वर्ग के लोग अन्न बो देते हैं खेतों के अंदर। इस दिन 7 अन्नों की क्या होती है पूजा, और इस दिन कहा जाता है खींच गलवानी मनाई जाती है। खींच गलवानी, अब गुरुजी आ खींच गलवानी कहीं हुए, एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि खींच गलवानी के समय क्या होती है, तो किसी ने कहा कि गुरुजी आप खींचन देवी की प्रेमी का ही गलवानी देवी। डोपा याद रखना, खींच का अर्थ होता है खींचड़ा और गलवानी का अर्थ होता है गलवानिया। ये एक खाद्य पदार्थ है। तो इन क्या कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन दिया गया दान भी एक शून्य माना जाता है। अब इसके बाद में ये रात्रि घाटी, तो देखो कोई भी स्थान होता है, जैसे जयपुर की स्थापना की थी हमने, तो ताल कटोरा के पास में कहा जाता है आपकी नींव रखी गई थी। इसी प्रकार बीकानेर की नींव भी रात्रि घाटी के अंदर रखी गई थी। ये रात्रि घाटी आती है, एक हल्दी घाटी भी आती है। तो हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद में। रात्रि घाटी कहां पर है, बीकानेर में। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अगला बंदा कि रात्रि घाटी का मैदान कहां पर है। रात्रि घाटी का मैदान, तो याद रखना रात्रि घाटी का मैदान है वो आपके भाई साहब बटनेर के अंदर है। बटनेर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। ये यहां पर कहा जाता है रात्रि घाटी का युद्ध भी लड़ा गया था आपका 1534 के अंदर है रात्रि घाटी का युद्ध हुआ था। ये बीकानेर और कहा जाता है कामरान के बीच में लड़ा गया था। कामरान कौन था, तो कामरान बाबर का पुत्र और हुमायूं का भाई हुआ करता था। इस युद्ध में कहा जाता है बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने इस कामरान को 1534 में पराजित किया था। याद रखना रात्रि घाटी का युद्ध कामरान वर्सेस राव जयसिंह के बीच के अंदर लड़ा गया था 1534 में। अब इसके बाद में कहा जाता है बीकानेर साम्राज्य की स्थापना हो गई, बीकानेर नगर की स्थापना हो गई। तो जैसे ही बीकानेर नगर की स्थापना हुई तो राव बीका ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। वो कहां पर, बीकानेर में। याद रखना बीकानेर की दूसरी राजधानी कहां पर थी, तो बीकानेर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बीकानेर हुआ करती थी। राजस्थान का ऐसा साम्राज्य जिसकी राजधानी एक ही जगह स्थानांतरित रही थी, तो वो कौन सा है, आपका बीकानेर साम्राज्य। जबकि सबसे ज्यादा राजधानियां किस साम्राज्य की रही थी, तो वो आता है आपका मेवाड़। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बीकानेर साम्राज्य की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना, इसी बीकानेर की जब स्थापना हुई थी उसी दिन से कहा जाता है यहाँ पर एक महोत्सव बनाया जाता है जिसका नाम आता है पतंग महोत्सव। अब आपके जहन में आता होगा कि राजस्थान के अंदर पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। भारत में पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना गुजरात का। और राजस्थान का ऐसा कस्बा जहां पर कहा जाता है आपका पतंग महोत्सव है, वो पतंग महोत्सव अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है, तो वो कौन सा आता है, बीकानेर। बाकी ये पतंग महोत्सव मनाया जाता है मकर संक्रांति को। और ये मकर संक्रांति में कब आती है, तो वो आती है कौन सी जनवरी को, 14 जनवरी को। इस दिन सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की ओर प्रवेश करता है, यानी उत्तरायण की ओर आता है। इसी दिन का कहा जाता है मृत्यु शैया पर सोते हुए एक व्यक्ति ने
इंतजार किया था, तो उनका नाम आता है देवव्रत यानी भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की मृत्यु 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन ही हुई थी। इसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब इसके बाद में कहा जाता है कि यहां पर बीकानेर के अंदर आ गए। यहां पर बीकानेर का राजा राव बीका। अब बीका के पास में पैसे भी है, साम्राज्य भी है, और कहा जाता है साम्राज्य अक्षुण्य भी है। तो इसने अपने रहने के लिए यहाँ पर एक गढ़ बना लिया, यानी महल का निर्माण किया था, जिसे लघु दुर्ग कहा जाता है। तो ये दुर्ग हमेशा ऊंचे स्थानों पर बनाते थे, और ऊंचे स्थान को कहते हैं टेकरी। तो यहां पर बनी है बीका की टेकरी। बीका की टेकरी, याद रखना, बीका की टेकरी कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर? वही आपकी राती घाटी। अब ये बीका की टेकरी है। इस बीका की टेकरी का निर्माण कर लिया, लेकिन भाई साहब अब इसको याद आया बीका को कि बापूजी सल्ट का, और अपने भाई साहब वो चुभदा चीजों को मांगने का क्या गया टाइम आ गया। राव बीका फोन करता है डायरेक्ट अपने भाई को, और भाई का नाम कौन सा है? सातल देव। क्योंकि राव जोधा के बाद में शासक बना था 1499 का, तो उस व्यक्ति का नाम कौन सा था? सातल देव। सातल देव को फोन किया कि बापूजी के गया ना चुभदा चीजें, मुझे आज की आज ही चाहिए। इसने कहा भैया थोड़ा रुक, मारे थोड़ी के समस्या एवड़ी है। क्यों? नहीं आपको पता नहीं तेरे समस्या क्या है? क्यों रे भाई समझ जा। क्यों? क्योंकि भाई साहब माँ के छोरे हैं ना गुड़ले का लेकर भाग गया। तो ये सातल देव उसमें बिजी था, किससे युद्ध लड़ने के लिए? गुड़ले खां से। गुड़ले खां, ये गुड़ले खां कौन था? तो याद रखना मल्लू खां का सेनापति। और ये मल्लू खां कहां का शासक था? तो याद रखना अजमेर का शासक था। इसी गुड़ले खां ने आपके पिपाड़ तालाब से 144 कन्याओं का अपहरण किया था। इसके बाद में सातल देव और गुड़ले खां के बीच में कहा जाता है कोसाना का युद्ध लड़ा गया था। कोसाना का युद्ध, और इस कोसाना का युद्ध के मायने क्या करा? गुड़ले खां मारा गया था, लेकिन इस युद्ध में सातल देव भी क्या हो गया था? घायल हो गया। और कुछ ही समय बाद में सातल देव की मृत्यु हो जाती है। इस सातल देव की मृत्यु के बाद में शासक बनता है कौन सा? राव सूजा, यानी किसका भाई? सातल देव का भाई। तो राव बीका ने पता चला कि सातल देव तो सल्ट गया, तो बीका ने फोन कर दिया किसको? सूजा कि सूजा बापूजी वाली चीजें दे। क्यों पाचो बोल जे कहीं? क्यों? क्यों मुझे वो चुगदार चीजें चाहिए। क्यों? क्यों मारा बापूजी कह गया कि मारे कहीं काको लागो कुछ, बापूजी मेरा ही पता, मुझे भी दे। अब ये भी प्रॉब्लम आ गई। इसने कहा यार वचन का पालन क्यों? कौन सा वचन? किसने वचन दिया तेरे को? बापू को दिया, बापू सल्ट गया। किसके लिए दिया? सातल देव, वो सल्ट गया। मार्ग नु काय मांगे? उसी समय इस सूजा का छोरा यहां पर खड़ा था, राव बाग। ओ क्यों बापूजी फोन मन दो? कौन बोल रहा है? क्यों भिक्खू बोला? हेलो बाबू। इसने फोन लेते कि हाँ जी बांध आगू की जाने वो नहीं मन बाग आके ना बाग न मारे उड़ू। इसने देखा रे भाई साहब हमारी मिनकीर मन नहीं, मैं बीका क्यों रुको। याद रखना बीकानेर का वो शासक जिसने मारवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उसका नाम कौन सा था? बीका ने राव सूजा पर क्या कर दिया? आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद में मेहरानगढ़ का घेरा डाल दिया। और इस घेरे के बाद में कहा जाता है राव बागा और बीका के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और इसमें कहा जाता है सूजा का पुत्र बागा वीरगति को प्राप्त हुआ। जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इस सूजा ने चुगदा चीजें इस राव बीका को प्रदान कर दी थी। इसके अंदर कौन कौन सी चुगदा चीजें थी? तो देखो, पहला सिंहासन, इसके बाद में राठौड़ों का प्रतीक, चिन्ह, इसके बाद में तलवार, इसके बाद में भाला, इसके बाद में छत्र।
इस प्रकार कुल 14 चीजें हुआ करती थी। ये देते हैं राव बीका को, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके बारे में कि ये सिंहासन किसका बना था। तो याद रखना ये सिंहासन किसका बना था, चंदन का बना था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मारवाड़ के अंदर इस चंदन के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक था, राव सिया के द्वारा बनाया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि राव सिया का चंदन का सिंहासन वर्तमान के अंदर किस दुर्ग में है। तो वो किस दुर्ग में है, तो याद रखना बीकानेर दुर्ग के अंदर है। अब इसके बाद में कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है राठौड़ों का छत्र, ये सारी 14 चीजें, तो याद रखना ये 14 की 14 चीजें कहां पर है, बीकानेर में। इन्हीं के साथ में एक मूर्ति दी गई थी, और वो कौन सी थी, तो याद रखना नागणेची माता की मूर्ति। तो आपका राव बीका था, इसकी कुलदेवी कौन सी थी, तो नागणेची माता थी। नागणेची माता राठौड़ों की क्या है, कुलदेवी है। अब इसके बाद में आपकी नागणेची माता का मूल मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो ये मूल मंदिर है, ये द्वार जी के द्वारा बनाया गया था। तो ये है आपके नंगाना गांव बाड़मेर, नंगाना बाड़मेर किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना दुहड़ जी के द्वारा बनाया गया था। इस नागणेची माता का नाम नागणेची माता इसी गांव के नाम पर पड़ा था। ये भाई साहब मूर्ति है, ये राजस्थान की नहीं है, ये कर्नाटक से लेकर आए थे दुहड़ जी। इसका नाम हुआ करता था चंद्रेश्वरी माता, चंद्रेश्वरी माता। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आपकी नागणेची माता का प्राचीन नाम कौन सा है, तो आपका चंद्रेश्वरी माता आता है। इस चंद्रेश्वरी माता के कुल कितने मंदिर है, तो 4 मंदिर है। पहला मंदिर नंगाना बाड़मेर में बना है, दूसरा मंदिर कहां पर बना है, मंडोर के अंदर लकड़ी का मूर्ति की है, जिसमें कहा जाता है 18 भुजाओं से युक्त मंदिर है बना है। तीसरा मंदिर कहां पर है, तो तीसरा मंदिर कहा जाता है आपके मेहरानगढ़ में भी बताया जाता है। और चौथा मंदिर आता है, तो वो आता है आपके जूनागढ़ के अंदर। ये जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ का निर्माण बीकानेर ने नहीं करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कहा जाता है कल्याण मल के पुत्र। और कल्याण मल का पुत्र कौन सा आया था, तो याद रखना आपका राय सिंह के द्वारा 1594 में इसका निर्माण करवाया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका जूनागढ़ दुर्ग है, इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर सबसे पहले कौन सा महल बना था, तो देख ये आपका बीकानेर, बीकानेर साम्राज्य नहीं है, ये बीकानेर नगर है, बीकानेर नगर। और बीकानेर नगर की स्थापना अप्रैल 1488 में राव बीका द्वारा। इसके बाद में किस दिन, अक्षय तृतीया के दिन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके जूनागढ़ दुर्ग से पूर्व यहां पर क्या बनी थी, तो यहां पर बनी थी आपकी बीका की टेकरी, बीका की टेकरी। और इसी बीका की टेकरी के ऊपर आपका कौन सा गढ़ बना था, जूनागढ़ बना था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, देखो कि आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, इससे पहले यहां पर कौन सा दुर्ग बना था, या लघु दुर्ग बना था, या तो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की जगह सबसे पहले कहा जाता है एक छोटा खंडर है दुर्ग बना था, जिसका नाम आता है मछेलगढ़। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपका आमेर दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग से पहले यहां पर कौन से महल बने थे, तो याद रखना आमेर से पहले यहां पर कदमी महल बने थे। तो उसी प्रकार आपका जूनागढ़ से पहले यहां पर कौन सी बनी थी, बीका की टेकरी बना हुआ करती थी। ये बीकानेर नगर है, इसके चारों ओर कुल कितने द्वार है, तो याद रखना राजस्थान के अंदर बीकानेर नगर के चारों ओर 5 द्वार। क्वेश्चन आते आपके जयपुर के चारों ओर कितने द्वार है,
जयपुर के चारों ओर, तो जयपुर के चारों ओर शुरुआत में 7 द्वार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में न्यू गेट के बनने के बाद में कितने द्वार आते हैं? तो याद रखना आपके 8 द्वार आते हैं। राजस्थान में 5 द्वारों का नगर, तो वो कौन सा है? बीकानेर। अब इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर पहला द्वार बना है जिसका नाम आता है कोट गेट। यहां पर द्वार बना है जिसका नाम आता है जसूगढ़ गेट, जसूसर गेट। यहां पर बना है जिसका नाम है नाथूसर गेट। इसके बाद में यहां पर द्वार बना है, एक द्वार यहां पर बना है, इसका नाम आता है गोगा गेट। इसका नाम आता है शीतल गेट। तो आपके बीकानेर नगर के चारों ओर कुल कितने द्वार बने हुए? 5 द्वार बने हुए। नाथूसर द्वार, जसूसर द्वार, कोट द्वार, गोगा द्वार और शीतल द्वार, ये 5 द्वारों का नगर है आपका कौन सा? बीकानेर। अब इसके बाद में कहा जाता है राव बीकानेर और क्या चीज का निर्माण करवाया था? तो राव बीकानेर इसी बीकानेर की नाक के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम आता है करणी माता का मंदिर। तो याद रखना, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माता राव बीका, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माता तो वो कौन सा था? राव बीका हुआ करता था। इस बीका ने करणी माता का मंदिर कहां पर बनाया था? तो याद रखना, बीकानेर की नाक में बनाया था। अब इस नाक को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, नोखा तहसील के अंदर आपका करणी माता का मंदिर बना है, इसी को कहते हैं देशनोक। देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये करणी माता विश्व के अंदर है आपकी चूहों की देवी के रूप में पूजायमान है। इसी को डोगरी भी कहते हैं, डाडी वाली माता भी कहते हैं। इनके यहाँ पर 2 मेले प्रसिद्ध है। हम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान में चांदनी चेली का मेला किस देवी का पड़ता है? चांदनी चेली। दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सेवगू का मेला, तो ये दोनों मेले हैं। ये दोनों मेले किसके हैं? करणी माता का। एक चैत्र माह में बढ़ता है, एक अश्विनी माह की नवरात्रों में बढ़ता है। इन दोनों मेलों का अलग ही नाम आता है, चांदनी चेरी का मेला और सेवगू का मेला। और ये मेले किन के आते हैं? करणी माता के मेले आते हैं। इसके बाद में कहा जाता है राव बीका की मृत्यु होती है और राव बीका की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम आता है आपका नरा। कहा जाता है ये नरा वो गोदारा जाट नहीं है, ये नरा इस राव बीका का पुत्र था। इस बीका ने कहा जाता है इस अपने सबसे पराक्रमी दोस्त नरा गोदारा के नाम पर अपने पुत्र का नाम नरा रखा था। तो इस राव बीका का उत्तराधिकारी राव बीका की मृत्यु हुई थी। ये मृत्यु हुई थी 1504। इसकी मृत्यु के बाद में शासक बना था नरा, और ये नरा 1504 से 1505 में रहा था। कहा जाता है ये मात्र 4 माह तक शासक रहा था। 4 माह बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसी राव बीका का निसंतान मृत्यु होती, इसी कारण राव बीका का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम आता है राव लूण करण सर। ये राव लूणकरण सर शासक बना था 1505 में और ये शासक रहा था 1526 के अंदर। इस लूणकरण सर की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र शासक बना था जिसका नाम आता है राव जेत सिंह। ये राव जेत सिंह शासक बना था 1526 में और ये रहा था 1542 में। कहा जाता है
ये महोबा या पोहोबा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था राव मालदेव के सेनापति जेताऊ कुंपा के हाथों। इस जयसिंह की मृत्यु के बाद में शासक बना था राव कल्याणमल, राजस्थान का ऐसा शासक जिसने मुगलों की भी अधीनता स्वीकार की थी और अफगानों की भी अधीनता स्वीकार की थी। ये कल्याणमल शासक बना था 1542 में और ये शासक रहा था 1574 तक। इस कल्याणमल के दो पुत्र हुआ करते थे, पृथ्वीराज और राय सिंह, लेकिन शासक बना था जिसका नाम आता है राव राय सिंह। ये राय सिंह शासक बना था 1574 में और ये 1612 तक शासक रहा था। ये प्रमुख शासक है। इस बीकानेर के अंदर हम कुल शासक पढ़ेंगे तो उनकी संख्या कितनी आएगी, 20 क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। बीकानेर के अंदर शासन करने वाले कुल शासकों की संख्या तो याद रखना कितनी, 20। इन्होंने 2020 का क्या कहलाता, मैच कहलाता। अब हमारी चर्चा वो किसके बारे में, राव लूणकरण सर के बारे में वो चर्चा होगी आपके अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लंबा देखते नहीं हो, क्यों, टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पर भी चैट वेट करनी होती है। तो धन्यवाद आज के लिए। इस चैनल को अत्यधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो लालता बटन उसको धोला कर देना, बस यही अपनी खासियत है। चलो ओके बाय, जय हिंद जय भारत।